दिल्ली के 105 गांवों की लगने वाली है लॉटरी। रेखा गुप्ता की सरकार के एक आदेश से प्रॉपर्टी बाजार में आने वाला है भूचाल। 20 लाख नए घरों की सरकार ने शुरू कर दी है तैयारी। मास्टर प्लान 2047 को डीडीए बोर्ड ने मंजूरी दे दी। दोस्तों, आज की खबर सिर्फ एक मास्टर प्लान की नहीं, बल्कि ये दिल्ली की जमीन, आपके घर की कीमत, आने वाले 20 साल की प्रॉपर्टी मार्केट और लाखों लोगों के भविष्य का ब्लूप्रिंट है। अगर आपके पास दिल्ली में फ्लैट है, प्लॉट है, किसी गांव में पुश्तैनी जमीन है, या आप आने वाले समय में दिल्ली में घर खरीदने का सपना देख रहे हैं, तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि जो फैसला अभी डीडीए बोर्ड ने लिया है वो आने वाले सालों में करोड़ों रुपए की संपत्ति का खेल बदल सकता है। सोचिए, एक तरफ सरकार कह रही है कि दिल्ली में करीब 20 लाख नए फ्लैट बनने की संभावना है, दूसरी तरफ 4 लाख पुराने डीडीए फ्लैट दोबारा बनाए जाएंगे। 105 गांव की जमीन पूरी तरह बदल जाएगी। 69 गांवों को ग्रीन डेवलपमेंट एरिया बनाया जाएगा। हाई राइज टावर खड़े होंगे, नई झीलें बनेगी, पार्क बढ़ेंगे और पूरी राजधानी का नक्शा बदल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इससे घर सस्ते होंगे या और महंगे? क्या गांवों वालों की जमीन सोना बन जाएगी? क्या मिडिल क्लास को आखिरकार अपना घर मिलेगा, या फिर ये भी गुरुग्राम और नोएडा की तरह निवेशकों का खेल बन जाएगा? दोस्तों, इस मास्टर प्लान की पूरी कहानी मैं बतौर रियल एस्टेट जर्नलिस्ट आपको बेहद आसान भाषा में समझाऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कि मास्टर प्लान 2047 आखिर है क्या। अभी दिल्ली का मौजूदा मास्टर प्लान 2041 लागू होने की प्रक्रिया में है, लेकिन अब डीडीए ने उससे भी आगे बढ़कर 2047 का विजन तैयार किया। यानी जब देश आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा, तब दिल्ली कैसी दिखेगी, कितने लोग यहाँ रहेंगे, कितने घर होंगे, सड़कें कैसी होगी, मेट्रो कहाँ तक जाएगी, कहाँ जंगल होंगे और कहाँ नई कॉलोनियाँ बसेगी। इसका पूरा रोड मैप तैयार किया गया। अब ये प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास जाएगा और अंतिम मंजूरी मिलने के बाद धीरे धीरे लागू होगा। अब आते हैं सबसे बड़े आंकड़े पर, करीब 20 लाख नए फ्लैट्स। ये संख्या छोटी नहीं है। अगर औसत हर परिवार में 4 लोग मान लें, तो करीब 80 लाख लोगों के रहने की क्षमता तैयार हो सकती है। यानी लगभग कई बड़े शहरों की आबादी जितनी नई हाउसिंग क्षमता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगले साल ही 20 लाख फ्लैट बन जाएंगे। ये एक लॉन्ग टर्म का अनुमान है जो चरणबद्ध तरीके से डेवलप होगा। अब सवाल उठता है कि इतनी ज़मीन आएगी कहाँ से? यही आता है लैंड पुलिंग मॉडल। डीडीए करीब 105 गांवों की ज़मीन को इस मॉडल के जरिए डेवलप करना चाहती है। अगर आपने लैंड पुलिंग पहली बार सुनी है, तो इसे ऐसे समझिए। मान लीजिए किसी गांव में आपकी 1000 वर्ग मीटर ज़मीन है। पहले सरकार सड़क, सीवर, पानी, स्कूल और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ज़मीन अधिग्रहित करती थी, जिससे डिस्प्यूट होता था। लेकिन लैंड पुलिंग में सरकार आपकी ज़मीन खरीदती नहीं, बल्कि कई किसानों और ज़मीन मालिकों की ज़मीन एक साथ जोड़कर पूरी योजना बनाती है। फिर सड़कें, पार्क, स्कूल, अस्पताल, मेट्रो कनेक्टिविटी और बाकी सुविधाएं डेवलप होने के बाद आपको विकसित ज़मीन का हिस्सा वापस मिलता है। यानी कम ज़मीन वापस मिलती है, लेकिन उसकी कीमत पहले से कई गुना बढ़ सकती है। यही मॉडल दिल्ली के बाहरी इलाकों जैसे नरेला, बवाना, कंझावला, कराला, नजफगढ़, रोहिणी एक्सटेंशन और पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिल्ली के कई गांवों में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा। अब यह मेरी राय है, लैंड पुलिंग कागज़ पर बेहद शानदार मॉडल लगता है, लेकिन इसकी असली सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सड़क, बिजली, पानी, सीवर और मेट्रो पहले आए या फिर बिल्डर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर समय पर नहीं आया तो ज़मीन की कीमत तो बढ़ सकती है, लेकिन रहने लायक शहर बनने में सालों लग जाएंगे। यही गलती कई शहरों में पहले हो चुकी है। अब बात करते हैं उन 69 गाँवों की जिन्हें ग्रीन डेवलपमेंट एरिया के तहत विकसित किया जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ कोई विकास नहीं होगा, बल्कि वहाँ ऐसा विकास होगा जिसमें हरियाली, जल संरक्षण, खुले क्षेत्र, झीलें और पर्यावरण को प्राथमिकता दी जाएगी। दिल्ली पहले ही पॉल्यूशन, हीट आइलैंड और पानी की कमी जैसी प्रॉब्लम से जूझ रही है। इसलिए इस बार मास्टर प्लान में सिर्फ कंक्रीट का जंगल बनाने की बात नहीं की गई, बल्कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दिया जा रहा है। इसमें नए पार्क, झीलों का पुनर्जीवन, ग्रीन कॉरिडोर और जल निकासी सुविधाएं जैसी योजनाएं शामिल हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका असर लाखों लोगों पर सीधे पड़ेगा। करीब 4 लाख पुराने डीडीए फ्लैटों का रीडेवलपमेंट। अगर आपने दिल्ली के पुराने डीडीए फ्लैट देखे, जैसे कालकाजी, सरोजनी नगर, नोराजी नगर, नेताजी नगर, विकासपुरी, जनकपुरी, रोहिणी के पुराने सेक्टर या कई दूसरी कॉलोनियाँ, तो आपको पता होगा कि इनमें से कई इमारतें 40 से 60 साल पुरानी हैं। इनमें पार्किंग की प्रॉब्लम है, लिफ्ट नहीं है, पाइपलाइन पुरानी और कई जगह संरचनात्मक समस्या भी है। अब सरकार इन्हें चरणबद्ध तरीके से हाई राइज और आधुनिक टावरों में बदलने की दिशा में काम करना चाहती है। इसे ऐसे समझिए, जहां पहले 4 मंजिला इमारत थी, वहां भविष्य में 15 से 20 मंजिला टावर बन सकता है।
बेहतर पार्किंग होगी, लिफ्ट होगी, क्लब होगा और आधुनिक सुविधाएं होंगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि मौजूदा रेजिडेंट्स का पुनर्वास कैसे होगा, कंस्ट्रक्शन के दौरान वो कहाँ रहेंगे और उन्हें बदले में कितना बड़ा फ्लैट मिलेगा। अगर ये मॉडल ट्रांसपेरेंट तरीके से लागू हुआ तो दिल्ली का पुराना हाउसिंग स्टॉक पूरी तरह बदल सकता है। अब बात हाई राइज दिल्ली की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ज़मीन की कमी है। कुल क्षेत्रफल लगभग 1484 वर्ग किलोमीटर है और आबादी 2 करोड़ से ज़्यादा है। ऐसे में ज़मीन फैलाने की जगह अब ऊंचाई में शहर बढ़ाने की सोच अपनाई जा रही है, यानी जहां संभव होगा वहां ऊंची इमारतों को बढ़ावा दिया जाएगा, लेकिन इसके साथ सड़क, पानी, बिजली, सीवर और ट्रैफिक की क्षमता भी बढ़ानी होगी, क्योंकि सिर्फ टावर बना देना विकास नहीं होगा। मान लीजिए किसी इलाके में पहले 500 परिवार रहते थे और अब वहाँ 3000 परिवार रहने लगे, तो स्कूल, अस्पताल, पार्किंग, मेट्रो और सड़कें भी उसी हिसाब से बढ़ानी पड़ेगी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इससे दिल्ली में घर सस्ते होंगे? देखिए, इसका जवाब सीधा नहीं है। सिद्धांत कहता है कि सप्लाई बढ़ेगी तो कीमतों पर दबाव कम होगा, लेकिन भारतीय रियल एस्टेट का इतिहास थोड़ा अलग रहा है। गुरुग्राम में हज़ारों नए फ्लैट बने, फिर भी कई इलाकों में कीमतें कई गुना बढ़ गई। नोएडा में सप्लाई बढ़ी, लेकिन लोकेशन के हिसाब से दाम अलग अलग चले। इसलिए दिल्ली में भी ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन से इलाके पहले डेवलप होते हैं। जिन इलाकों में मेट्रो, एक्सप्रेसवे और इंफ्रास्ट्रक्चर पहले पहुंचेगा, वहां कीमतें तेजी से बढ़ सकती। वहीं नई सप्लाई वाले कुछ इलाकों में शुरुआती दौर में कीमतें अपेक्षाकृत कंट्रोल में रह सकती हैं। अब गांव वालों के लिए इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आज किसी गांव में एग्रीकल्चर लैंड की कीमत 2 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है। अगर वही ज़मीन डेवलप होकर सड़क, सीवर, पार्क और मेट्रो से जुड़ जाती है तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ सकती है। लेकिन ये हर गांव में समान रूप से नहीं होगा। कुछ गांव तेजी से डेवलप होंगे, कुछ को इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए सिर्फ अफवाह सुनकर ज़मीन खरीदना सबसे बड़ा जोखिम हो सकता है। डॉक्यूमेंट्स, नोटिफिकेशन और विकास की वास्तविक प्रगति देखना बेहद ज़रूरी है। अब इन्वेस्टर्स की बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस प्लान के बाद दिल्ली के बाहरी इलाकों में ज़मीन को लेकर नई चर्चा ज़रूर शुरू होगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट और सट्टेबाजी में फ़र्क समझना बेहद ज़रूरी है। कई लोग सिर्फ ये सुनकर खरीदारी शुरू कर देते हैं कि यहाँ मास्टर प्लान आ रहा है, जबकि असली फ़ायदा उन्हें होता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की टाइमलाइन, कानूनी स्थिति और विकास की गति समझते हैं। अब एनवायरनमेंट की बात करते हैं। दिल्ली में हर साल पोल्यूशन गंभीर समस्या बनता जा रहा है। इसलिए अगर नए पार्क, झीलें, ग्रीन बेल्ट और वाटर बॉडीज़ वास्तव में बनती है तो इसका असर सिर्फ ब्यूटिफिकेशन पर नहीं बल्कि टेम्परेचर, जलभराव और हवा की गुणवत्ता पर भी पड़ सकता है। हालांकि चुनौती ये होगी कि क्या इन योजनाओं को ज़मीन पर उतारा जा सकता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पहलू, मास्टर प्लान में ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट यानी टीओडी जैसी सोच को भी आगे बढ़ाने की संभावना है। इसका मतलब है मेट्रो स्टेशन के आसपास ज़्यादा घनत्व वाला विकास, ताकि लोग कार कम और सार्वजनिक परिवहन यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर यह सही तरीके से लागू हुआ तो ट्रैफिक और पोल्यूशन दोनों पर पॉजिटिव असर पड़ सकता है। लेकिन अगर सिर्फ ऊंची इमारतें बन गई और मेट्रो, बस और सड़कें पीछे रह गई तो प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। अब मैं आपको 3 संभावित तस्वीरें दिखाता हूँ। पहली तस्वीर, अगर योजना समय पर लागू हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बना, लैंड पुलिंग सफल रही और रीडेवलपमेंट ट्रांसपेरेंसी से हुआ, तो दिल्ली अगले 2 दशकों में दुनिया के आधुनिक शहरों की कतार में खड़ी हो सकती है। दूसरी तस्वीर, अगर परमिशन और मुकदमे और देरी हुई तो कई इलाकों में सालों तक डेवलपमेंट अधूरा रह सकता है। तीसरी तस्वीर, अगर इन्वेस्टर्स की अंधाधुंध खरीद शुरू हुई तो मिडिल क्लास के लिए घर खरीदना फिर से मुश्किल हो सकता है। इसलिए मेरी राय बिल्कुल साफ है, मास्टर प्लान 2047 दिल्ली के लिए बेहद बड़ा अवसर है। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है, क्योंकि भारत में सबसे कठिन काम प्लान बनाना नहीं बल्कि उस ज़मीन पर उतारना है। अगर 105 गाँवों में इंफ्रास्ट्रक्चर समय पर पहुंचा, 69 ग्रीन डेवलपमेंट एरिया वास्तव में हरियाली बना पाए, 20 लाख घर योजनाबद्ध तरीके से बने और 4 लाख पुराने डीडीए फ्लैट मॉडर्न तरीके से रीडेवलप हुए, तो आने वाले 20 साल में दिल्ली का रियल एस्टेट पूरी तरह से बदल सकता है। लेकिन अगर ये सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया तो लोगों की उम्मीदें फिर अधूरी रह जाएगी। इसलिए आने वाले महीनों में सबसे अहम नज़र केंद्र सरकार की अंतिम मंजूरी, लागू होने वाले नियम, चरणबद्ध डेवलपमेंट की टाइमलाइन और पहले किन इलाकों में काम शुरू होता है, इन सब पर रहेगी। क्योंकि यही तय होगा कि दिल्ली का ये नया खाका इतिहास बनाएगा या सिर्फ एक और अधूरा सपना बनकर रह जाएगा। दोस्तों, दिल्ली के मास्टर प्लान 2047 को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।